आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है और कोई यूज नहीं है। हम इसको तब बोलते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जब ये 2 आउट ऑफ 3 जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल करता है। कौन से क्राइटेरिया होते हैं? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है सिम्टम का, दैट इज एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है दैट इज लैब फाइंडिंग। लैब फाइंडिंग में दो इंपॉर्टेंट सबसे चीजें होती है, एक होता है सीरम अमाइलेज एंड एक होता है सीरम लाइपेज। अब इनमें से कौन अच्छा होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो अपन देखेंगे बाद में। और एक होता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मतलब कि सीटी या एमआरआई, जो कि कंसिस्टेंट है डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस जैसे कि अगर हमें जो भी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मिल रही है, अगर हमारे सस्पेक्टेड डायग्नोसिस मतलब उसमें पैनक्रियाटिक स्वेलिंग दिख रही है, नेक्रोसिस दिख रहा है, एब्सेस दिख रहा है, मतलब हमारी जो हमने डायग्नोसिस बनाया है प्रोविजनल, उसके सपोर्टिंग में है, तो अगेन इट विल बी कॉल्ड एज कि एक क्राइटेरिया फिल हो रहा है। तो रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया है, एक लैब क्राइटेरिया है, एक सिम्टम वाला क्राइटेरिया है। इनमें से कोई भी दो मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। अब इसका एक होता है अटलांटा क्लासिफिकेशन। एटलांटा क्लासिफिकेशन होता है, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया बट ठीक है, क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन में क्या होता है? दो ही चीजें हैं। ठीक है। पहला होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल एडिमेटस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि पैनक्रियाटिक पैरेनकाइमा जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेरी पैनक्रियाटिक टिश्यू में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट बट देर इज नो नेक्रोसिस। ठीक है, नो नेक्रोसिस। बट जब हम बोलते हैं, इस सेकंड कैटेगरी होती है नेक्रोटाइजिंग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है। जब नेक्रोसिस प्रेजेंट होगा तब इसको हम नेक्रोटाइजिंग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बोलेंगे। ठीक है। अब हमारे जो डिसीज होते हैं उनको हम मेजर हेडिंग्स में क्या बोलते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एक होता है एटियोलॉजी, एक होता है पैथोफिजियोलॉजी, एक होता है क्लिनिकल फीचर्स, एक होता है इन्वेस्टिगेशंस, एक होता है कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। ये सब चीजें जो है इन हेडिंग्स के अंदर अपन क्या करेंगे, पूरे डिसीज को अब डिस्क्राइब करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो सबसे पहले अपना डिस्कशन रखते हैं हम इटियोलॉजी पे। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा डिसीज भी है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज भी है इंटरनल मेडिसिन के हिसाब से। फर्स्ट कॉज जो होता है, अच्छा मैं सबसे पहले मेजर कॉजेज बोलता हूँ। सबसे पहला दिमाग जो अपने अपने दिमाग में आता है, पहला कॉज दैट इज अल्कोहल। तो टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स वाला लेता हूँ मैं, टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स दोनों अलग अलग है। टॉक्सिन्स में क्या आता है? सबसे फेवरेट सब लोगों का इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल भी आता है। फिर स्नेक वेनम हो गया। ठीक है। फिर स्कॉर्पियन वेनम हो गया। इंसेक्टिसाइड्स हो गए। ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। दूसरा मैंने साथ में बोला था कि ड्रग्स। ड्रग्स में अगर मुझे कोई बोलना होगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं स्टीरॉइड्स बोलूंगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह। फिर दूसरे भी होते हैं जैसे एजाथियोप्रीन। ठीक है। सिक्स मर्कैप्टोप्यूरिन, ये सब चीजें भी होती है। लेकिन ये नहीं है उतना इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज अगर अपन यहाँ से निकाले तो ये इथाइल अल्कोहल है। दूसरा अगर हम जाएं तो आएगा अपना दूसरे इंपॉर्टेंट कॉजेज में ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन में भी कौन सा कॉज मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा? गॉलस्टोन। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आइडिया बताऊं तो गॉल स्टोन क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर में क्या हुआ, गॉल ब्लैडर से गॉल स्टोन निकला, वहां से वहां पे बना या उधर कहीं पे बना। फिर वो जो स्टोन था वो आया सीबीडी में। सीबीडी में स्पेशली अगर जहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है अगर वो आती है वहां पे कहीं ब्लॉकेज होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहली चीज तो कि पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स होंगे वो सीक्रेट नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली डक्ट के थ्रू, पीछे उनका एक्यूमुलेशन होगा। तो जब वो वहां पे एक्यूमुलेट होंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे उनका एग्जैजरेटेड एंड प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हो जाएगा। तो वो ऑटो डाइजेशन साइड चले जाएगा, जिसका हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है सबको पैनक्रियाटाइटिस का। ठीक है। तो एक ऑटो डाइजेशन साइड चले जाएगा। और एक और चीज हो सकती है कि जो बाइल होता है, वो बाइल जो था वो थोड़ा पैनक्रियास की साइड जाके मतलब फ्लो हो गया, वहां चले गया, जिसके कारण वो फिर टॉक्सिक इंजरी कराता है।
तो ये जो है ना गॉलस्टोन, ये एक बहुत मेजर कॉज है। ठीक है। देन इसके बाद में दूसरे कॉज क्या होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के, अरे मिट ही गया क्या, हाँ, दूसरे कॉज क्या होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के? बिलियरी स्लज। बिलियरी स्लज कुछ नहीं होता है, बिलियरी स्लज इज बेसिकली अगेन गाढ़ा टाइप का बाइल है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉलिक क्रिस्टल्स ऐड हो जाते हैं, जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कैल्शियम बिलीरुबिनेट करके सॉल्ट्स बनते हैं, या अदर कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह जो रहते हैं वो सब बाइल में आ जाते हैं, ओवरऑल वो ऑब्स्ट्रक्शन ही कराएंगे। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन कौन करा सकता है? किसी तरह के पैरासाइट्स हो जाएंगे, जैसे एस्कैरिस वगैरह हो गया। ठीक है, एस्कैरिस वगैरह हो गया। और कुछ डेवलपमेंटल एनॉमलीज भी हो सकती है। डेवलपमेंटल एनॉमलीज में सबसे कॉमन चीज अपन ने पैनक्रियास की क्या सुनी है? एन्यूलर पैनक्रियास। वो सब चीजें भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अपना क्या रहता है? ड्रग्स, टॉक्सिन, ऑब्स्ट्रक्शन। अब आता है मेटाबॉलिक कॉजेस। मेटाबॉलिक कॉजेस अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी रिलेटेड थोड़ा बहुत पैथोजेनेसिस में ही बता दूंगा। जैसे फर्स्ट चीज आती है अब अपनी हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगेन मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है, जब ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज होते हैं तो जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं ना, जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं जो कि ये ट्राइग्लिसराइड रिच होते हैं, ये जाके क्या करते हैं पैनक्रियाटिक कैपिलरीज जो रहती है उनमें जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वहां पे क्या करता है ये पैनक्रियाटिक लाइपेज वगैरह आता है, और वो लाइपेज जो रहेगा वो क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा फ्री फैटी एसिड्स में। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स होती है क्या करती हैं? डायरेक्ट डैमेज तो करती ही हैं। ठीक है, डायरेक्ट डैमेज करती हैं। सेकंड चीज होती है कि ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को निकाल देती है, इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट कराती है। एंड ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में अपना आता है सेकंड चीज, हाइपर पैरा, हाइपर पैरा थायराइड। ठीक है, तो हाइपर पैराथायराइड जो रहता है वो क्या करवाता है? हाइपर कैल्सीमिया कराता है। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया जो रहता है वो अगेन फिर क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, या ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन या एंजाइम कन्वर्जन। ठीक है, ऐसे ही रफली लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया हाइपरथायराइड, हाइपर पैराथायराइड जो कि क्या करेगा, क्या हाइपर कैल्सीमिया कराएगा। हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, वही ऊपर जो मैंने समझाया था वही हो गया हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इसके अलावा मेरे ख्याल से मेटाबॉलिक कॉजेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट मेजर कॉज, ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या हो सकता है? ट्रॉमा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अगर कोई चीज़ है तो वो पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में भी अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ, मोर स्पेसिफिक जाऊँ, तो दैट इज पोस्ट ERCP। ठीक है, पोस्ट ERCP। अब अपन देखेंगे कि जब गॉल स्टोन्स होते हैं एसोसिएटेड तो ERCP एज अ मतलब वो भी करा जाता है ट्रीटमेंट, सो दैट यू कैन रिमूव द गॉल स्टोन्स। बट ड्यूरिंग दैट क्या होता है कि जब इसमें ERCP में क्या करते हैं, बेसिकली इट इज अ रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी होती है। तो इसमें क्या होता है, अपन माउथ के थ्रू जाते हैं एसोफेगस, फिर वहां से पूरा अपन उधर से फिर अपन CBD में घुसते हैं, डूडुनम तक जाए, CBD में घुसे, फिर पैनक्रियाज में घुसे। ठीक है, मतलब पैनक्रियाज में नहीं घुसते, CBD से घुस के ऊपर जाते हैं, फिर वहां से गॉल स्टोन्स को ट्रीट करते हैं। तो ये होता है, तो ये जब ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में पैनक्रियाज को निपटा दिया अपन ने, या उसको कुछ इंजरी करा दी। ठीक है, नेक्स्ट मेजर कॉज क्या होता है अपना? नेक्स्ट चीज होती है इन्फेक्शन। अच्छा, इन्फेक्शन में भी हमको समझना होता है कि सारे याद नहीं करने। ठीक है, इन्फेक्शन में दो तीन चीजें होती है, जैसे कि हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना कॉमन वॉमन नहीं है, लेकिन मम्स हो गया, ठीक है, रुबेला हो गया, वायरल हेपेटाइटिस, कोसाकी, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इडियोपैथिक भी होता है, किसी किसी में इडियोपैथिक हो गया। देन किसी किसी में कुछ ऑटो इम्यून मतलब कनेक्शंस रहते हैं, वो होता है। एक थोड़ा सा रह गया है, दैट इज वैस्कुलर कॉजेस। वैस्कुलर कॉजेस में क्या होता है, या तो हाइपोपरफ्यूजन हो गया, एस्कीमिया वगैरह हो गया। एस्कीमिया कैसे होगा कि कोई एथेरो एम्बोला आ गया। ठीक है, तो एथेरो एम्बोला आया, उसके कारण क्या हुआ, एस्कीमिया हुआ। ठीक है, एक्सकीमिया के कारण क्या हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन वगैरह वो सब चीजें जो होती है वो। और फिर एक क्या हो सकता है, वैस्कुलाइटिस हो सकता है। तो वैस्कुलाइटिस किस में देखने को मिलेगा? लूपस। ठीक है, मतलब SLE जो होता है वो। सेकंड क्या हो गया अपना, पोलो आर्ट्राइटिस, पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा, पॉली आर्ट्राइटिस
नोडोसा। तो एक वो कॉज हो सकता है। ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊं कि एटियोलॉजी को याद करने के लिए अगर कोई बहुत ही प्रचलित बोले जो न्यूमोनिक होता है वो है आई गेट स्मैश्ड। ठीक है। हालांकि उतना यूजफुल नहीं है, बेसिक आइडिया अपन ने ले लिया है। आई मतलब होता है इडियोपैथिक, जी मतलब होता है गॉल स्टोन्स, ये होता है इथाइल अल्कोहल, ये टी होता है ट्रॉमा, एस से होता है स्टेरॉइड, एम से होता है मम्स, ए से होता है ऑटो इम्यून, ये होता है स्कॉर्पियन वेनम, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, ईआरसीपी एंड ड्रग्स। तो ये सब जो कॉज होते हैं ये एक निमोनिक है जिसको यूज कर सकते हैं एटियोलॉजी को रिमेम्बर करने के लिए। तो फर्स्ट मेजर हेडिंग जो थी हमारी कंप्लीट हो गई एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में हमने देखा कि सबसे पहले मेरे पास में टॉक्सिक कॉजेस थे, देन उसके बाद में ड्रग्स बताया, देन उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस, देन मेटाबॉलिक कॉजेस, देन ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इडियोपैथिक, वैस्कुलर, जेनेटिक्स, ऑटो इम्यून, ये सब चीजें हो गई। ठीक है। हाँ, जेनेटिक्स में अगर मैं बोलूँ ना तो जेनेटिक्स में 3 जीन्स होते हैं जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इसके साथ में एसोसिएटेड होता है। एक होता है स्पिंक 1, स्पिंक 1। एक होता है CFTR जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला होता है, और एक होता है PRSS1। ठीक है, PRSS1 जीन होता है। ये 3 जीन्स जो होते हैं ये थोड़ा एसोसिएटेड रहते हैं इसके साथ में। ठीक है। नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर हेडिंग, दैट इज पैथोफिजियो। अब पैथोफिजियो में क्या हो रहा है? तो पैथोफिजियो में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को समझने हैं। पहला चीज होती है ऑटो डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। ऑटो डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिकली सबसे पहले अगर बोला जाए तो तुम्हारा जो काइमो मतलब सॉरी काइमो नहीं, ट्रिप्सिनोजन जो रहता है, ट्रिप्सिनोजन जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ट्रिप्सिन स्पेलिंग को माइंड मत करना ज्यादा। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में जब कन्वर्ट होता है तो ये दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, काइमोट्रिप्सिन और ये सब चीजें। तो वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं। फिर एक चीज क्या होती है, ये दो और होते हैं, दैट इज लाइपोलाइटिक एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, जैसे कि कौन सा होता है, फॉस्फोलाइपेज। एक फॉस्फोलाइपेज हो गया, एक इलास्टेज हो गया। ठीक है। अब इलास्टेज को एक्टिवेट करता है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो लीकी बन जाती हैं। इसका सिग्निफिकेंस बाद में समझ में आएगा। और फॉस्फोलाइपेज जो होता है ये क्या कराता है, फैट नेक्रोसिस कराता है। और फैट नेक्रोसिस जो होता है ना, ये सबक्यूटेनियस है, पहली बात तो सबक्यूटेनियस फैट नेक्रोसिस कराता है। और ये एरिथमेटस एरिथमेटस नोड्यूल्स की तरह अपीयर होता है ऑन स्किन। हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इसको और अच्छे से देखेंगे। और दूसरी मेजर चीज जो ये कराता है दैट इज ये प्री कैलिक्रेन को कैलिक्रेन में कन्वर्ट करता है। और वो क्या करता है, हैगमैन फैक्टर होता है, उसको एक्टिवेट करता है, दैट इज फैक्टर नंबर 12। यहाँ से तुम्हारा क्लॉटिंग पाथवे चालू हो गया और यहाँ से तुम्हारा चालू हो जाते हैं क्लॉट्स। और क्लॉट्स जब बनते हैं तो वो किसको कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम योर प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज एंड ऑल दैट। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, इट क्रिएट्स अ डीआईसी लाइक पिक्चर। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो रहती है वो इंक्रीज होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज इंक्रीज, थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोसिस होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन इन्वेस्टिगेशन में देखें तो आरबीसी अपने को कम मिलेगा, प्लेटलेट्स अपने को कम मिलेगा, पीटीटी जो रहेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, पीटी आईएनआर ये सब बड़ा रहेगा। तो ओवरऑल जो डीआईसी वगैरह वाला एक पाथवे होता है और एक ऑटो डाइजेशन वाला पाथवे। देन नेक्स्ट मेजर हेडिंग होती है अपनी क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी बोली थी दैट इज योर एब्डोमिनल पेन। ठीक है। अब एब्डोमिनल पेन में क्या रहता है, एब्डोमिनल पेन जो है कार्डिनल सिम्टम भी है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ठीक है। हमेशा अपन कभी भी पेन को डिस्क्राइब करते हैं जैसे अपन क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ते हैं ना, साइट ऑनसेट कैरेक्टर सॉक्रेट्स करके वो होते हैं, कैरेक्टर प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद में एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स, इसी उस पे रहते हैं। ठीक है। तो इसी में मैं समझा देता हूँ। तो साइट क्या रहती है, एक तो एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ठीक है, यूजुअली लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड पेरियम्बलाइकल रीजन। और डिपेंडिंग कि कौन सा पार्ट ऑफ द पेनक्रियास अफेक्ट हुआ है, लेफ्ट साइड पे रह सकता है या राइट साइड में रह सकता है, तो ये साइट हो गया। देन उसके बाद में ऑनसेट जो रहता है ये क्या रहता है, सडन रहता है। ऑनसेट जो रहता है ये सडन रहता है, और प्रोग्रेशन कैसा रहता है, ग्रेजुअल रहता है।
जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है। कैरेक्टर कैसा रहता है? कैरेक्टर इज बेसिकली एक कांस्टेंट स्टडी पेन होता है। ठीक है। इंटेंस होता है और डल एंड बोरिंग होता है और बहुत खतरनाक होता है। मतलब जैसे अपन पेशेंट देखते हैं ना, तो वो बहुत दर्द में ही रहते हैं जनरली। मैंने जितने पेशेंट देखे तो वो तो दर्द में ही रहते हैं बढ़िया। मतलब और उसके बाद में उनकी एक पोस्चर होती है जो अपने रिलीविंग फैक्टर्स में आता है, जो कि क्या रहता है कि दे आर सिटिंग एंड दे आर लीनिंग फॉरवर्ड। वो लीनिंग फॉरवर्ड करने का कारण क्या रहता है कि जो उनका एब्डोमिनल कंटेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो पैनक्रियास के ऊपर से जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, जो ये एक और होता है रेडिएशन, एक और फैक्टर होता है इसमें रेडिएशन। तो कभी कभार क्या होता है, चूंकि रेट्रोपेरिटोनियम जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो इट कैन ऑल्सो रेडिएट टू दी अपर बैक। ठीक है। एज वेल एज इट कैन ऑल्सो गो इन टू द लोअर एब्डोमेन और चेस्ट और फ्लैंक्स, यहाँ पे भी वो रेडिएट हो सकता है। दूसरे सिम्टम्स जो होते हैं वही अपने नौशिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सब चीजें होती है। और एनोरेक्सिया इसलिए होता है बेसिकली क्योंकि क्या होता है, खाना खाते टाइम भी पेन होता है। ठीक है। तो पेन होने के कारण क्या रहता है, पेशेंट टेंड्स टू ईट लेस, क्योंकि उसको पेन इतना हो रहा था कि वो सोचता है यार नहीं खाना, कर दो रहा है, मजा नहीं आ रहा, इसलिए। तो एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग, ये सब चीजें होती है। अब अपन आते हैं थोड़े से साइंस पे। साइंस है और कहीं ना कहीं इन चीजों को हम कॉम्प्लिकेशंस में भी देखेंगे। ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। जब मैंने लीकी ब्लड वेसल्स बोली, मैं वहां पे दोबारा नहीं बताऊंगा, तो है ना, बुक में इसको साइंस के अंदर लिया है तो अपन उधर से समझ लेते हैं। लीकी ब्लड वेसल्स होती हैं और प्लस अपना साथ क्या हो रहा है, ऑटो डाइजेशन है, एक इन्फ्लामेटरी सिचुएशन बन रही है क्योंकि ये इलास्टिस वगैरह डैमेज हुए थे, लीकी वेसल्स हो गई। तो सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है। परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई और दूसरा क्या हुआ, डायलेशन हुआ। अब इस परमिएबिलिटी डायलेशन के कारण क्या होगा मेरा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा। हाइपोवॉल्यूएमिया क्यों होगा, बिकॉज जो मेरा फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस में जाके एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है। अब इस हाइपोवॉल्यूमिया के कारण क्या होता है, जो हमारे जितने ऑर्गन्स है, जो तुम्हें थोरैक्स में ऑर्गन समझ में आ रहा है, जो एब्डोमेन में ऑर्गन समझ में आ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। कैसे इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले ऊपर से चालू करते हैं तो पल्मोनरी। अगर मैं पल्मोनरी लूंगा, मतलब लंग्स वगैरह लूंगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा टैकी अपनिया। ठीक है। टैकी अपनिया देखने को मिलेगा, एआरडीएस होगा। ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन होगा। ये सब क्यों होता है, बिकॉज अगेन हमारा लीकी ब्लड वेसल्स है, तो वो क्या करती है कि जो अपनी एल्वेओलार स्पेसेस होती हैं उसके अंदर चले आता है फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड चले जाता है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह हो जाता है। ठीक है। एफ्यूजन्स वगैरह हो रहे हैं। और बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करती है, क्योंकि जो एक्सचेंज होना चाहिए ऑक्सीजन का वो उतना नहीं हो पा रहा है, hypoxia हो रहा है, तो टैकी अपनिया होने लगता है। तो ये हो गया पल्मोनरी। फिर सेकंड अपन देखते हैं कार्डियक। तो हाइपोवैल्यूमिया होगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा, मतलब शॉक वगैरह में जाने की उसमें रहेगा, तो एक शॉक वाली पिक्चर भी बन सकती है। हालांकि उसके पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, हाइपोवेलिया के हाइपोवैल्यू वॉल्यूमिया के पहले हाइपोटेंशन। ठीक है। हाइपोटेंशन होगा और उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, टैकी कार्डिया। तो ये थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड चीजें हो गई। फिर उसके बाद में अपन फर्दर जाएंगे तो क्या होता है बड़ा, और एक और चीज क्या आ रही, रीनल। तो रीनल में क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या हो जाएगा, ऑलिग यूरिया हो जाएगा। ऑलिग यूरिया हो जाएगा। फिर क्या बचा, एब्डोमिनल एब्डोमिनल सिस्टम। तो जो बाउल होता है उसमें भी क्या होता है, हाइपोवैल्यूमिया के कारण ब्लड फ्लो कम होता है। और बाउल में जब ब्लड फ्लो कम होता है तो बाउल में डैमेज हो सकता है। ठीक है। मतलब अल्सरेशन हो सकती हैं या थोड़ा बहुत नेक्रोसिस हो सकता है। और ओवरऑल क्या होता है कि डैमेज होने के, बाउल में डैमेज होने के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं दे कैन लीक इनटू द वेसल्स। ठीक है। एंड वो इन्फ्लेमेशन करा सकते हैं और ओवरऑल क्या होता है, लो ग्रेड फीवर भी अपने को देखने को मिल सकता है। एक लो ग्रेड फीवर तो चलो ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो, प्लस ये क्या करवाते हैं, इन्फेक्शंस कराते हैं ओवरऑल बॉडी में। तो जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि सूडोसिस्ट इन्फेक्ट हो गया, ये जो नेक्रोटिक डेब्री है, जो अपना पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस हो रहा था वहां पे इन्फेक्शन हो गया, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है बहुत ज्यादा। तो इन्फेक्शन का कारण ये होता है कि बाउल से क्या किए, वो बैक्टीरिया जो थे वो लीक हो गए ब्लड सर्कुलेशन में बिकॉज ऑफ द बाउल डैमेज। बाउल डैमेज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द बाउल इस्कीमिया विच वॉज ड्यू टू हाइपोवोल्यूमिया। ठीक है। ऐसा चेन है पूरा। बाकी स्किन अगर अपन देखें तो मैंने बताया था कि स्किन में एरिथमेटस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू फैट नेक्रोसिस। एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड दिस पर्चर्स। ठीक है। इसको ढंग से लिखता हूँ, PURTSCHER। ठीक है। पर्चर्स रेटिनोपैथी होती है, इसको जनरली फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से अपन चेक कर सकते हैं। इसमें एस्कीमिक इंजुरी हो जाती है रेटिना को। ठीक है।
और दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती है, दैट इज क्यूटेनियस, अगर हम एकाइमोसिस बोले तो। अब उसमें क्या होते हैं, दो साइंस आते हैं। एक होता है कलन साइन। कलन साइन में बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा फेंट ब्लूइश डिस्कलरेशन रहता है अराउंड द अम्बलाइकस। और दूसरा रहता है ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन भी रेड ब्लू पर्पल टाइप का क्या होता है, डिस्कलरेशन रहता है, जो कि फ्लैंक्स के पास में रहता है, ग्रे टर्नर साइन। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि जब जो अपना पैनक्रियास होता है, ठीक है, वो क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, ठीक है। अब वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, प्लस उसके अंदर क्या रहता है कि ब्लड वेसल्स रहती हैं। तो जब नेक्रोसिस होता है तो पैनक्रियास के अराउंड जो वेसल्स रहती है वो डैमेज हो जाती हैं, और ओवरऑल क्या होता है, मैसिव ब्लीडिंग होती है। प्लस ब्लीडिंग टेंडेंसी ऑलरेडी इंक्रीज है, बिकॉज वो डीआईसी हो गया एंड कोगुलेटिंग फैक्टर्स की जो अवेबिलिटी है वो कम है। तो वो जो ब्लड होता है ना, वो रेट्रोपेरिटोनियम में भी चले आता है और बेसिकली हीमोपेरिटोनियम करवा देता है। हीमो मतलब इंट्रापेरिटोनियल भी ज्यादा, रेट्रोपेरिटोनियल भी रहता है, तो ओवरऑल हीमोपेरिटोनियम हो जाता है। वो हीमोपेरिटोनियम होने के कारण क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेशन के कारण कजन साइंस एंड ग्रे साइन वगैरह देखते हैं। फिर बाद में ऐसा भी होता है कि वो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो क्या बोलते हैं, जो अब डिस्टेंडेड abdomen मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, थर्ड स्पेस मैंने बताया था कि थर्ड स्पेस फ्लूइड भी जाता है, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द वो हाइपोवॉल्यूमिया का जो फ्लूइड वाला अमाउंट है वो किधर जा रहा है, वो उधर ही तो जा रहा है, थर्ड स्पेस में। उस कारण से असाइटिस वगैरह भी होता है, ठीक है। और असाइटिस होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर असाइटिस होता है और उसमें अगर अपन ने फ्लूइड्स चढ़ा दिए तो वो क्या कराता है, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। अब अब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम अलग अलग जगह कंप्रेशन करेगा, है ना, जो ब्लड वेसल्स है, वेना केवा है, उन पे कंप्रेशन करेगा तो जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वीनस रिटर्न कम होगा, वो सब चीजें होती है। बट बेसिकली यही यही सब चीजें होती है। क्या हो गया, सिम्टम्स में हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है एब्डोमिनल पेन। देन उसके बाद में हमने साइंस पढ़े, हाइपोवैल्यूमिया के कारण अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व हुए, लंग्स इन्वॉल्व हुआ, एआरडीएस वगैरह हुआ, उसके अंदर फिर कार्डियक इन्वॉल्व हुआ, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन हुआ, शॉक हुआ, रीनल इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऑलिगो यूरिया हुआ, बॉल में क्या हुआ, बॉल डैमेज, इस्कीमिया हुआ, तो बैक्टीरियल जो थे वो ब्लड सर्कुलेशन में गए, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े, और इसमें क्या होता है, पैरालिटिक इलियस होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। पैरालिटिक इलियस होने के भी चांसेस रहते हैं, हालांकि ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, और जब ये प्रेजेंट होता है तो फिर अपन ट्रीटमेंट में एनपीओ वगैरह पे रखते हैं। अदरवाइज नहीं तो विद इन 24 आवर्स जो रहता है हम ट्रीटमेंट के, वो खाना भी चालू करवा देते हैं, है ना। तो एक वो वाला पार्ट हो गया एब्डोमेन वाला। फिर है ना, फिर स्किन बता दिया कि एरिथमेटस स्किन नोड्यूल्स होते हैं, पस्चर्स रेटिनोपैथी होती है, कलन साइंस, ग्रेटर साइंस, एवरीथिंग इज कंप्लीट। देन नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है अपने पास में, सीरम अमाइलेज नहीं होती एक्चुअली, सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरम अमाइलेज आते हैं, और एक होता है लाइपेज, और एक यूरिन अमाइलेज भी होता है, ठीक है, यूरिन अमाइलेज। तो बस शॉर्ट शॉर्ट में अगर समझाऊं तो जब इनकी वैल्यूज जो रहती हैं वो 3 टाइम्स दी अपर लिमिट होती है, क्या बोला मैंने, 3 टाइम्स दी अपर लिमिट, तब हम क्या बोलते हैं कि हमारा डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा सा मतलब इसकी तरफ जा रहा है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की, इसलिए अपन ने इसको क्राइटेरिया में भी इंक्लूड किया था। लेकिन अमाइलेज के साथ में ना एक प्रॉब्लम होती है, ये जो रेज रहता है ना, ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, मतलब ये विद इन मतलब 3 to 5 डेज एक नॉर्मल वैल्यू में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, प्लस हाँ, अगर ये परसिस्टेंटली एलिवेटेड होता है, मतलब ये एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कोई एब्सेस है या सूडोसिस फॉर्मेशन है, अब ये क्या होता है बताऊंगा। इसलिए जो सीरम लाइपेज रहता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यूरिन अमाइलेज भी लंबे टाइम तक थोड़ा बड़ा रहता है कंपेयर टू सीरम अमाइलेज, बट लाइपेज जो होता है जनरली वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज ये लॉन्गर टाइम तक एलिवेटेड रहता है, एटलीस्ट 8 to 14 डेज। ये रहता है 8 to 14 डेज, और ये जो हो रहता है वो नॉर्मल हो जाता है 3 to 5 डेज में, ठीक है। बाकी और क्या देखने को चीजें मिलती हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो रहता है वो एलिवेटेड मिलेगा। बाकी अपना वही ब्लड इन्वेस्टिगेशन अपन देखते हैं, मैंने क्या बताया था, प्लेटलेट कम मिलेगा, आरबीसी कम मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस रहेगा, बिकॉज इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो ल्यूकोसाइटोसिस रहेगा, तब डब्ल्यूबीसी एक तरह से बड़ा रहेगा। और क्या चीजें रहती है, दो अगर मैं थोड़ा ऐसा बताऊं, सामान टाइप जो अंदर बढ़ता है, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए होता है बिकॉज एक्सोक्राइन इंसफिशियंसी हो जाती है, इंसुलिन वगैरह बना नहीं पा रहा है उतना, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो हमारे जो सेल्स, आइलेट सेल्स वगैरह जो होते हैं वो डैमेज हो गए हैं, पैनक्रियास के सेल्स तो डैमेज हो गए हैं, तो एक वो चीज़ होती है। तो इसके साथ में एक हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, क्योंकि जो फैट नेक्रोसिस होता है ना, उसमें
कैल्शियम सोप्स का प्रेसिपिटेशन हो जाता है जो पैनक्रियास के अराउंड रहता है, तो इसलिए वो चमकते चमकते हुए दिखते हैं। पैथो में अपन ने डायग्राम देखा है, अलग से चमकता रहता है वो। फिर उसके बाद में AST बढ़ा हुआ मिलेगा अपने को, LDH बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इनका क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। बाद में अपन देखेंगे जब अपन क्राइटेरिया की बात करेंगे ना, एंसन क्राइटेरिया की, तब अपन देखेंगे इस चीज को। रेडियोलॉजी को एक छोटे से उसमें समझ लेते हैं। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हो गए, सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, खत्म। रेडियोलॉजी में अगर अपन देखते हैं तो रेडियोलॉजी में अपन बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं कि एक्सरे। अब एक्सरे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमको एक्सक्लूजन करना होता है तो। ठीक है, कोई और रीजंस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन जो रहते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के साइंस होते हैं, जैसे कि सेंटिनल लूप साइन हो गया, कोलॉन कट ऑफ साइन हो गया, ये सब साइंस जो रहते हैं ये अपने को दिख सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे अपने को परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन वाले कॉजेज जो रहते हैं वो अपन एक्सरे के थ्रू एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो गया। अब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो रहता है वो जनरली अपन किसके लिए करते हैं, गॉल ब्लैडर को इवेलुएट करने के लिए, बिलियरी ट्री को इवेलुएट करने के लिए, कि कोई गॉल स्टोन वगैरह है उसको अपन अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख लेंगे। पैनक्रियास को विजुअलाइज करना उतना आसान नहीं रहता, बिकॉज जो गैस रहती है ना बाउल के अंदर वो सामने की तरफ रहती है, और पैनक्रियास तो पीछे रेट्रोपेरिटोनियल है, तो उसको उतना अच्छा हम USG पे विजुअलाइज नहीं कर सकते, मतलब अल्ट्रासाउंड पे नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, सीटी स्कैन हो गया। अब सीटी स्कैन जो होता है, यहाँ पे हम बढ़िया से पेनक्रियास को देख पाते हैं कि वो सोलन तो नहीं है। सोलन होता है तो उसको फ्लेगमॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेगमॉन। ठीक है, या फिर कोई सूडोसिस तो नहीं है, या कोई एब्सेस तो नहीं है। फिर CECT वगैरह कर सकते हैं जिसमें नेक्रोसिस वगैरह हम देख पाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब CECT करते हैं तो जो नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस होता है उसमें पेनक्रियाटिक एनहांसमेंट जो रहता है CT पे वो बहुत कम रहता है, तो इसलिए वो अपने लिए हेल्पफुल होता है एक तरह से। और फ्लूइड कलेक्शन, एब्सेस फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें भी हम उसमें देख सकते हैं। फिर एक होता है MRI। ठीक है, MRI। MRI में क्या रहता है, MRI में अपन बोलते हैं MRCP। ठीक है, MRCP को भी इसको इंक्लूड कर लो। तो ये जनरली क्या होता है कि कितना नेक्रोसिस हुआ, डैमेज हुआ, उसको असेस करने के लिए होता है, गॉल स्टेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और अभी क्या हो गया है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो थोड़ा सा ये अब MRCP MRI हो गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। और फिर ERCP होता है, तो ERCP जो होता है वो अपन जनरली कब करते हैं, जब हमको गॉल स्टोन्स जो होते हैं वो रिमूव करने होते हैं। ठीक है, अब सीवियरिटी ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सीवियरिटी ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। तो ओवरऑल हमको अभी तक समझ में आया, मैं रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूँ कि रेडियोलॉजी में हमने एक्सरे देखा ताकि हम अदर रीजंस को एक्सक्लूड कर सकें। बिलियरिटी को विजुअलाइज करने के लिए हमने सोनोग्राफी करी। फिर उसके बाद में CT स्कैन में अपन ने पैनक्रियास को विजुअलाइज किया अच्छे से, कि वो डिस्टेंडेड, मतलब वो क्या बोलते हैं, सोलन तो नहीं है, सूडोसिस तो नहीं है, एब्सेस तो नहीं है। और नेक्रोसिस वगैरह जो है वो अपने को बेटर CECT में अपन ने देखे उसमें। फिर उसके बाद में MRI पे आए, MRCP की बात करी, देन ERCP की बात करी। अब अपन सीवियरिटी ऑफ पैनक्रियास के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ बहुत सारे चीज़ें होती है इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो वो रैनसन्स क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब रैनसन्स क्राइटेरिया जो रहता है उसको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहली चीज़ मैंने जो बताई थी ना, जैसे उसका होता है जब एडमिशन, एंड देन उसके बाद में विद इन 48 आवर्स। तो ऑन एडमिशन रैनसन्स क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है WBC काउंट। ठीक है, तो WBC काउंट अगर 16,000 के ऊपर होता है, ठीक है, WBC काउंट 16,000 के ऊपर। एज भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, कि एज जो है मेरी मोर देन 55 ईयर्स हो गई। और फिर अपने आ गए वो दो बड़े हार्मोन्स, दैट इज AST एंड LDH। तो AST जो रहता है अगर वो 250 के ऊपर रहे, ठीक है, और जो LDH है अगर वो 350 के ऊपर रहे, और इनके पहले एक और ग्लूकोज भी होता है, दैट इज इट शुड बी मोर देन 200 mg। तो ये क्राइटेरिया होता है एट एडमिशन, रैनसन्स क्राइटेरिया का पार्ट होता है। और दूसरा होता है विद इन 48 आवर्स। तो विद इन 48 आवर्स का अगर याद करना हो तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि FSH BB, मतलब BB FSH कैसे होता है। पहली चीज जो होती है इसमें क्या होती है, बेस डेफिसिट। तो बेस डेफिसिट जो होता है, बेस डेफिसिट बेस डेफिसिट इज मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, बेस डेफिसिट हो गया। दूसरा बी जो होता है दैट इज योर BUN। BU जो N है वो 5 mg/dl के ऊपर हो गया, थोड़ा सा इंक्रीजिंग नंबर ही अपने को देखने को मिलेंगे। फिर आता है अपना F से होता है अपना फ्लूइड डेफिसिट। फ्लूइड डेफिसिट जो होता है वो मोर देन 6 लीटर हुआ। फिर आते हैं S पे, SF सीरम कैल्शियम। अगर सीरम कैल्शियम जो है वो मेरा लेस देन 8 हुआ।
और फिर H होता है दैट इज हिमेटोक्रिट। तो हिमेटोक्रिट अगर डिक्रीज हुआ है मोर देन 10%, ठीक है, तो ये होते हैं। बाकी उतना फिर उसके में PaO2 भी रहता है कि 60 mmHg वाला रहता है उसमें क्राइटेरिया, है ना, सिक्स कम हो गया 60 mmHg हो गया PaO2। बट ओवरऑल ये एक रैंसन्स क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली। दूसरा अपना होता है सीटी पे जो अपन करते हैं, एक सीटी ग्रेडिंग भी होती है जिसको बोलते हैं बैल थजर, है ना, बैल थजर, वो बोलते हैं सीटी ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ बैल थजर। तो जो बैल थजर होता है, ठीक है, बैल थजर ग्रेड्स होती हैं। तो बैल थजर ग्रेड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, A B C D एंड E। ए मतलब क्या होता है, नॉर्मल पेनक्रियास है एंड माइल्ड पेनक्रियाटाइटिस की फाइंडिंग थोड़ी बहुत होंगी, वो होगा, दैट इज माइल्ड केस। बी मतलब होता है कि पेरी पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन नहीं है, जस्ट क्या है, फोकल और डिफ्यूज एनलार्जमेंट, फोकल एंड डिफ्यूज इनलार्जमेंट हुआ है पेनक्रियास का, पेरी पैनक्रियाटिक कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब नॉर्मल है। सी मतलब क्या होता है, पेरी पैनक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट अब आ गया है साथ में। डी मतलब होता है कि सिंगल फ्लूइड कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है, मतलब सी, जो सी वाला ग्रेड है प्लस सिंगल फ्लूइड कलेक्शन। और ई जो होती है वो लास्ट ग्रेड होता है कि मतलब टू और मोर पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, या फिर गैस इन पेनक्रियास है, या रेट्रोपेरिटोनियम में गैस है, तो वो हो गया, है ना। फिर उसके बाद में एक CTSI भी होता है। CTSI जो होता है उसमें बेसिकली नेक्रोसिस का भी स्कोर इंक्लूड करते हैं। तो अगर एब्सेंस ऑफ नेक्रोसिस होती है ना, उसमें बैल्थेज़र स्कोर प्लस नेक्रोसिस स्कोर होता है, ठीक है, ग्रेड स्कोर और नेक्रोसिस स्कोर को मिला देते हैं उसमें CTSI में। तो उसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ नेक्रोसिस को क्या देते हैं, 0 देते हैं, नेक्रोसिस अप टू 33% को देते हैं 2, फिर 33 to 50 को देते हैं 4, एंड नेक्रोसिस मोर देन 50 को देते हैं 6। तो ये एक CTSI होता है। और एक लास्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, दैट इज योर मॉडिफाइड ग्लासगो क्राइटेरिया, मॉडिफाइड ग्लासगो क्राइटेरिया, ठीक है, बस इतना ही देखेंगे। तो ये जो होता है इसमें क्या रहता है, इसकी एक ट्रिक होती है पैनक्रियास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, P मतलब होता है PaO2, अगर लेस देन 8 kPa होता है तो, एज मोर देन 55 हो गया, न्यूट्रोफिल या WBC काउंट तुम्हारा 15 × 10⁹ पर लीटर से ज़्यादा होना। फिर ये कैल्शियम का अमाउंट रहता है लेस देन 2 mmol पर लीटर। R से रीनल फंक्शन होता है, मतलब यूरिया जो है वो कितना है, अबव 16 mmol, ठीक है। एंजाइम्स हो गया इससे, तो LDH का मैंने, LDH का जो होता है अबाउ 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, एंड AST का रहता है अबाउ 200 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। फिर ए से होता है एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन जो होता है लेस देन 32 ग्राम्स पर लीटर होता है। और शुगर, एस से होता है शुगर, दैट इज ब्लड ग्लूकोज जो है वो मोर देन 10 mmol है। तो ऐसे करके क्राइटेरियाज होते हैं, है ना। तो ये मॉडिफाइड ग्लासगो स्कोर है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी रैंसन्स क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बैल-हज़ार थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आता है, सबसे पहले अपना पेप्टिक अल्सर परफोरेशन हो सकता है, वो भी ऐसे ही प्रेजेंट होता है, मतलब जिनकी क्लिनिकल फाइंडिंग एब्डोमिनल पेन वैसा ही हो। और क्या हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है, बाउल इस्कीमिया हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक्यूट हेपेटाइटिस, ये सब चीजें भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे, नेक्स्ट बिग हेडिंग, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोकल एंड सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मेजर पार्ट अपन देख चुके हैं, ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, लोकल का बस थोड़ा समझ लेते हैं। लोकल में सबसे पहले क्या होता है कि मैंने बताया था, एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। लोकल में सबसे पहले होगा पैनक्रियाटिक एडीमा हुआ, ठीक है, पैनक्रियाटिक एडीमा हुआ, जैसे कि उसमें मतलब जो फ्लूइड्स वगैरह थे वो इकट्ठे हुए, देन उसके बाद में इकट्ठा होता गया, उसके बाद में APFC हुआ, जिसको बोलते हैं एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है, APFC फ्लूइड कलेक्शन, एक्यूट पेरीपेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है। इसमें कोई डिफाइंड वॉल्स नहीं होती है एंड एसिम्प्टोमेटिक रहता है पेशेंट, देन दे विल फॉर्म सूडोसिस्ट, ठीक है। अब ये सूडोसिस्ट जो रहते हैं ये भी अगेन पेरीपेनक्रियाटिक कलेक्शन ही रहता है ना। इसमें पेनक्रियाटिक जूस और डेब्रिस और ये सब चीजें रहती है।
ये एक साइड का हो गया। अब ये जो सूडोसिस्ट हो सकता है, ये हो सकता है कि इन्फेक्ट हो जाए, है ना, और अगर इन्फेक्ट हो गया तो फिर हमको सर्जरी करनी पड़ती है, तो वहां से चीजें खराब हो सकती हैं। एक ये हो गया फ्लूइड एक्यूमुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, जो तुम्हारा लीकी ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट उस चीजों से हुआ था, ठीक है। एक होता है तुम्हारा नेक्रोसिस वाला पार्ट, कि पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस होने लगता है। तो पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस होता है वो सबसे पहले क्या होता है, एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन ही होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एक्यूट एएनसी। सबसे पहले वो एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन होता है, फिर वो बनता है वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस मतलब जब एरिया जो नेक्रोसिस होता है उसके अराउंड फाइब्रोटिक वॉल्स हो जाती है। अभी जो वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस है, दिस कैन अगेन बिकम इन्फेक्टेड एंड इट कैन कॉम्प्लेक्सिफाई आवर सिचुएशन एंड देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी अगेन, ठीक है। जहाँ इन्फेक्शन हुआ वहाँ चीजें खराब होने लगती हैं। और क्या हो सकता है, पेनक्रिया और क्या कर सकते हैं, पेनक्रियाटिक असाइटिस होता है। पेनक्रियाटिक असाइटिस तब होता है जब जो सूडोसिस्ट होती है वो लीक कर रही है, या पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो लीक कर गई, तो जो असाइटिस हुआ है उसमें पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस अपने को देखने को मिल रही है, वो दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक असाइटिस। और एक आता है अपना एब्सेस फॉर्मेशन हो गया। फिर और भी चीजें होती है कि बाउल इन्फेक्शन हो जाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम होना। बट ये जो है ना, दिस फॉर्म्स द कोर। ये फॉर्म जो लोकल फाइंडिंग्स होती है उसका कोर होता है, पैनक्रियाटिक असाइटिस, एब्सेस, पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, एपीएफसी, सूडोसिस्ट, ठीक है, ये सब चीजें। अब आते हैं सिस्टमिक पे। तो सिस्टमिक में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सिस्टमिक में एक नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, SIRS, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। वो किस कारण से होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड साइटोकाइंस, जो मैंने रीजन पहले बताया था, इंक्रीज साइटोकाइंस, जिसके कारण क्या होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी जो रहती है वो इंक्रीज होती है। रेस्पिरेटरी में अपने ARDS, प्लूरल एफ्यूजन, कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंशन, शॉक, हाइपोवॉल्यूमिया, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में अपन ने क्या देखा था, डोडोनल इरोजन्स या गैस्ट्रिक इरोजन्स हो जाएंगे, पैरालिटिक इलियस हो सकता है। हेपेटोबिलियरी कॉम्प्लिकेशंस में अपन ने जॉन्डिस वगैरह, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है ना, थ्रोम्बोसिस हो गया अगर पोर्टल वेन का, तो वो हो गया। रीनल में ओलिगोयूरिया एजोटेमिया वगैरह देखा था। मेटाबॉलिक में हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया देखा। हेमाटोलॉजिकल में DIC देखा। फिर फैट नेक्रोसिस के बारे में बात करी, पश्चर्स रेटिनोपैथी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंसेफेलोपैथी, कोमा। तो ओवरऑल ये सब चीजें हो सकती हैं। दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब अपन ट्रीटमेंट में आते हैं, दैट इज द लास्ट ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो अभी अपन को क्या बोल रही है, तब पूरा सिस्टेमिक हमारी प्रॉब्लम थी वो किस पे बेसिस थी, कि भाई फ्लूइड्स निकल गए, है ना, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे। अब आईवी फ्लूइड्स में याद रखना होता है कि एकदम से हम बहुत सारा फ्लूइड नहीं चलाते हैं, क्योंकि क्या होता है, परमिएबिलिटी अग्रेसिव अगर हमने फ्लूइड थेरेपी दी रेसिसिटेशन में, तो उससे ज्यादा काम बिगड़ सकता है, क्योंकि फ्लूइड इज स्टिल लीकिंग एंड इट कैन गो इनटू असाइटिस, और असाइटिस को बहुत बढ़ा देगा, एक्यूट एब्डोमिनल, या क्या बोलते हैं उसको, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम करा देगा, है ना, तो वहां से चीजें जब बढ़ जाएंगी तो उसको क्या दिया जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट फ्लूइड रिससिटेशन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पानी की बात हो गई, खाने की बात कर लेते हैं। तो फीडिंग जो रहती है वो जल्दी नहीं, मैंने बताया 24 घंटे के अंदर अंदर अपन ओरल फीड दे सकते हैं। अगर इलियस प्रेजेंट होता है तो ही अपन उसको नील पर ओरल पे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम, और एक और चीज याद रखना कि जब हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे होते हैं ना, जब नील पर ओरल मतलब TPN जा रहे हैं, TPN में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर, जो कि एब्डोमिनल पेन था। तो एब्डोमिनल पेन के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, एनाल्जेसिक्स देने पड़ेंगे। तो एनाल्जेसिक्स में अपन क्या देते हैं, ट्रामाडोल वगैरह देते हैं, ठीक है। मॉर्फिन एज सच नहीं देते हैं, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, जो डक्टुलर हाइपरटेंशन होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाता है उस कारण से। तो ट्रामाडोल याद रखना है अपने को। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जब तक इन्फेक्टेड नेक्रोसिस या इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट नहीं है जब तक हम नहीं देते हैं। अदरवाइज जब अगर वो हो जाता है तो क्या बोलते हैं, कार्बिपेनम दे दिया, मीनीपेनम, मीरोपेनम, मीमीपेनम, सेफ्टाजिडिम, ये सब दे सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह देते हैं, बिकॉज क्या होता है, अगर वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस रहती हैं और वैसे भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अपने पास में कम है, तो उनका इनएक्टिवेशन हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है। और क्या था, एंटीकोगुलेंट्स हो गए। एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ते हैं बिकॉज अगेन वी नो दैट थ्रोम्बोटिक कंडीशन है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देते हैं, ठीक है, सो दैट DVT वगैरह ना हो। और अगर गॉलस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं तो ERCP होता है ना। कब हम सर्जरी करेंगे, तो मैंने बताया कि अगर सूडोसिस्ट वगैरह में इन्फेक्शन हो गया, या फिर फ्लूइड कलेक्शंस जो थे उनमें अपना क्या बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, है ना, और या वो क्या कर रहे हैं, सिस्ट इतने बड़े हो गए कि वो क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, आजू बाजू की विसरा का, तो हम बोलते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। और कोलेसिस्टेक्टमी तब करते हैं जब गॉलस्टोन एसोसिएटेड रहता है। विद इन 2 weeks ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ एक्यूट पेनिक्लेटाइटिस एक्यूट एपिसोड वी डू द कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है, दैट इज देयर।
बाकी इसी के साथ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हम एंड करते हैं। एक स्मॉल रिवीजन वाला पार्ट अगर मैं बताऊं तो दैट विल भी हमने चालू किया था डेफिनेशन से कि 2 ऑफ द 3 क्राइटेरियाज को मीट होना चाहिए। देन उसके बाद में हमने बात करी अटलांटा क्लासिफिकेशन की, इंटरस्टिशियल नेक्रोटाइजिंग होता है, ठीक है। है ना। फिर उसके बाद में एटियोलॉजी के बारे में बात करी। एटियोलॉजी में मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होते हैं, टॉक्सिन, ड्रग्स, मेटाबॉलिक कॉजेज, ट्रॉमा, इन्फेक्शियस, इडियोपैथिक, वैस्कुलर, मिसलेनियस में अपन ने परफोरेटिंग पेप्टिक अल्सर बोल दिया था। जेनेटिक्स अपन ने लिए थे जिसमें 3 जीन्स बताए थे, CFTR, SPINK1 एंड PRSS1 जीन। पैथोजेनेसिस की बात करी कि और एक ऑटो डाइजेशन है और एक DIC वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में उसका पूरा कैरेक्टर ऑनसेट जो भी रहता है वो। फिर अदर सिम्टम्स में नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब अपन ने लिया। फिर साइंस के बारे में बात करी कि कैसे अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशंस पे गए तो सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, यूरिनरी अमाइलेज, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वो देखी। फिर रेडियोलॉजिकल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, MRCP, ERCP, इन सब के बारे में बात करी। फिर सिवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के जो क्राइटेरिया होते हैं उसको देखा हमने, ठीक है। रैनसन्स क्राइटेरिया होता है, मॉडिफाइड ग्लासगो स्कोर होता है, CT ग्रेडिंग सिस्टम होता है, बेल्ट हैजर्स ग्रेड्स होती हैं। देन उसके बाद में CT ऐसा ही होता है जिसमें बेल्ट हैजर ग्रेड के साथ में नेक्रोसिस स्कोर को हमने इंक्लूड किया। देन लोकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशंस में सूडोसिस्ट हो गया, APFC हो गया। फिर एक साइड अपन ने देखा कि नेक्रोसिस, एब्सेस, असाइटिस ये सब हो रहा है। फिर सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस भी अपन ने थोड़ी बहुत देखी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, GI, हेपेटोबिलियरी, रीनल, मेटाबॉलिक, हेमेटोलॉजिकल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व हुआ वो। फिर मैनेजमेंट में IV फ्लूइड्स, फीडिंग देखी, एनाल्जेसिक्स दिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कब देने हैं, एंटीकोगुलेंट्स कब देने हैं, ERCP क्या होता है, सर्जरी कब इंडिकेटेड रहती है, ऑल दैट। थैंक यू।